हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस यानी मेंडल की वंशागतिकी के अंतर्गत 4 से 5 टॉपिक जो है वो कवर कराने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये जो आपका टॉपिक है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये आपका जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के अंतर्गत दिया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेंडलवाद के बारे में, देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मेंडल की सफलता के कारण, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया, देन मैं आपको बताऊंगी मेंडल के अनुवांशिकता के नियम। मेंडल ने जो है वो 3 प्रकार के नियम दिए थे अनुवांशिकता से रिलेटेड। सबसे पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। इन तीनों ही नियमों को मैं आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक से बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पीपीटी है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, सो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेंडल के बारे में। मेंडल कौन थे? तो ये जो आपके मेंडल साइंटिस्ट थे, सबसे पहली बात, ये जो 4 से 5 पॉइंट है, यहाँ से आपके 1 से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो मेंडल थे इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। दूसरी बात, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया के एक गांव में इनका जो है वो जन्म हुआ था, ठीक है। मेंडल को जो है वो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। देन इसके बाद, ये जो साइंटिस्ट मेंडल थे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था जो कि मटर के पौधे पर किया था। अब क्वेश्चन आता है कि मटर के पौधे पर ही क्यों किया था, तो इसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये जो इन्होंने प्रयोग किया था इसमें उन्हें जो है वो 6 से 7 साल लगे थे, ठीक है। तो ये 4 से 5 पॉइंट आपको मेंडल के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत याद कर लेना है, ठीक है। सबसे पहली बात, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनका जन्म और साथ ही साथ इनको जो है वो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है वो मटर के पौधे पर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस पर उन्हें जो है वो 6 से 7 साल लगे थे, ठीक है। इमेज आप देख सकते हैं, ये है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इनका जन्म 1822 में हुआ था और इनकी जो है वो डेथ हुई थी 1884 में, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की ओर। अब मैं बताती हूँ आपको 4 पॉइंट। पहले मैं आपको बताऊंगी वंशागतिकी यानी इनहेरिटेंस के बारे में, इसके बाद मैं आपको वेरिएशंस यानी विविधता के बारे में बताऊंगी, देन मैं आपको बताऊंगी मेंडेलियन यानी मेंडलवाद के बारे में, और इसके बाद हम देखेंगे अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो एक एक करके हम ये चारों ही टर्म को देखने वाले हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इनहेरिटेंस यानी वंशागतिकी क्या होती है। ये जो आपका मेंडल के नियम है ये आपके वंशागतिकी से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ वंशागतिकी और विभिन्नता दोनों में अंतर क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या होती है आपकी वंशागतिकी। इसको इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण वंशागतिकी कहलाता है। जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण का मतलब क्या हुआ, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, उनके कुछ कैरेक्टर आपके अंदर आते हैं, फिर आने वाली आपकी जनरेशन में आपके जो कैरेक्टर है वो आपके चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो है वो ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि आपके माता पिता के 2 हाथ पैर हैं, आपके भी 2 हाथ पैर हैं, आपके माता पिता का स्किन जो है वो कलर जो है वो आपके माता पिता के स्किन का कलर फेयर है, आपका भी कलर फेयर है। इस टाइप से लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में चले आते हैं, ठीक है। तो यही लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर कहलाता है आपका वंशागतिकी यानी इनहेरिटेंस, ठीक है। अब बात आती है विविधता क्या होती है, वेरिएशंस क्या होती है। अधिकतर समानताओं के बाद कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि आपके माता पिता से भिन्न होते हैं आपके अंदर, तो वही कहलाती है विभिन्नता। जैसे कि आपके माता पिता हेल्दी थे लेकिन आप जब हुए तो आपकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आपके माता पिता की है, ठीक है। आपकी मांसपेशियां इतनी डेवलप नहीं है, होनी थी डेवलप लेकिन नहीं है, तो कुछ कैरेक्टर आपके अंतर्गत अलग आ गए, माता पिता से भिन्न आ गए, तो उसी को कहते हैं विभिन्नता।
कुछ वेरिएशंस आ गई आपके अंदर जो उनके अंदर नहीं थी लेकिन आपके अंदर आ गई। वैसे तो आपके अंदर काफी ज्यादा समानताएं थी, तो उन समानताओं को कहते हैं वेरिएशंस, उन समानताओं को कहते हैं वंशागतिकी। लेकिन जो कुछ हटके आपके अंदर आई, जैसे कि आपकी हेल्थ, आपकी स्किन अलग आई, जैसे आपके माता पिता गोरे थे आप काले हुए, तो कुछ लक्षण आपके अंतर्गत अलग आए, उसे कहते हैं वेरिएशंस यानी विविधताएं। ठीक है, तो जो लक्षण माता पिता से ट्रांसफर होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें कहते हैं वंशागतिकी यानी इनहेरिटेंस, और जो लक्षण जो है वो माता पिता से ट्रांसफर नहीं होते हैं, बच्चे में भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं विविधता यानी वेरिएशंस। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अब हम देखते हैं मेंडेलियन अर्थात मेंडलवाद क्या होता है। पूरा का पूरा टॉपिक ही है आपका मेंडलवाद, तो मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अनुवांशिकी के क्षेत्र में क्या होता है, जो मेंडल थे इनका बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों है? क्योंकि ये जो मेंडल थे इन्होंने 1866 में जनक से यानी पेरेंट्स से चाइल्ड में यानी संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, किन नियमों के द्वारा होता है, इसका प्रयोग प्रमाण सहित इसका जो वर्णन है वो उन्होंने प्रस्तुत किया था। और कब प्रस्तुत किया था? जब कोशिका विज्ञान के विषय में ज्ञान बहुत कम था, उस टाइम पे प्रस्तुत किया था इन्होंने। 1866 की बात है। ये जो पूरा का पूरा रोल है, कैसे क्या लक्षणों का ट्रांसफर होता है, इस सब का प्रूफ सहित उन्होंने एक वर्णन प्रस्तुत किया। और कब किया? 1866 में किया, जब कोशिका विज्ञान के विषय में बहुत ही कम क्या था, ज्ञान था। तब इन्होंने अपना पूरा का पूरा वर्णन जो है वो प्रस्तुत किया। उन्होंने अनुवांशिकी के नियमों की भी खोज की, जिसे मेंडलवाद अर्थात मेंडलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा मतलब क्या है? अनुवांशिकी से रिलेटेड मेंडल ने जो है वो 3 नियम प्रस्तुत किए थे। कब प्रस्तुत किए थे? 1866 के अराउंड प्रस्तुत किए थे, जब कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही कम ज्ञान था। इसीलिए जो मेंडल है वो काफी ज्यादा प्रचलित हो गए। तो इसी को कहते हैं मेंडेलियन अर्थात मेंडलवाद। ठीक है, अब बात आती है अनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स क्या होती है। तो जेनेटिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता और विभिन्नता यानी जेनेटिक्स और वेरिएशन दोनों का जो है वो अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, हेरिडिटरी भी कहते हैं इसको। अनुवांशिकता, हेरिडिटरी का तात्पर्य लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने से होता है। इस प्रकार अनुवांशिकता में जनकों से संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो आपकी जेनेटिक्स होती है इसमें अध्ययन किया जाता है किस चीज का, कि जो आपके ट्रांसफर लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो कैसे होते हैं, इन सभी का जो है वो वर्णन किया जाता है जेनेटिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो क्लियर हुई आपको चारों ही टर्म। सबसे पहले मैंने आपको बताया वंशागतिकी के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होते हैं? लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर होता है वो कहलाता है आपका वंशागतिकी। जैसे कि माता पिता के कुछ लक्षण है वो आपके अंदर आए, और माता पिता के अंदर जो लक्षण है वो उनको उनकी पेरेंट्स से मिले। ठीक है, तो इस टाइप से लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण जो होता है उसी को कहते हैं वंशागतिकी। इसके बाद आती है विभिन्नता यानी वेरिएशंस क्या होती हैं? अधिकतर समानताओं के बाद भी कुछ आपके अंदर विभिन्नताएं आ जाती हैं, उन्हीं को कहते हैं विविधता या वेरिएशंस। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको मेंडेलियन अर्थात मेंडलवाद के बारे में बताया। मेंडलवाद क्या होता है? मेंडल ने अपना पूरा का पूरा वर्णन प्रस्तुत किया, किससे रिलेटेड, कि जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, कैसे होते हैं, प्रूफ सहित उन्होंने अपना एक वर्णन प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? जब कोशिका विज्ञान के विषय में ज्ञान बहुत कम था, लगभग 1866 के समय की बात है, तब उन्होंने अपने जो है वो 3 नियम प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है अनुवांशिकता की नियम की खोज की, इसीलिए उन्हें कहते हैं मेंडलवाद अर्थात मेंडलिज्म। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको जेनेटिक्स के बारे में बताया। जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स में जो है वो हेरिडिटरी में जो है वो अध्ययन किया जाता है किस चीज का, कि ये जो आपके लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहे हैं तो कैसे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई चारों की चारों टर्म आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो मेंडल है, इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर के पौधे पर ही क्यों किया था। अपनी पृथ्वी में, अपने अर्थ में काफी सारे पौधे हैं, लाखों अरबों की मात्रा में जो है वो प्लांट हैं, लेकिन मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना था। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट करके इसको बताती हूँ। तो मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनाव के क्या क्या कारण थे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव काफी सोच विचार कर किया था। इसके जो कारण थे वो निम्न थे। सबसे पहला कारण था इसे आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता है। सबसे पहली बात उन्होंने क्या देखा, इस मटर के पौधे में देखा कि ये जो पौधा है इसे सबसे पहली बात आसानी से उगाया जा सकता है, किसी भी बाग में, बगीचे में, किसी भी उद्यान में। ठीक है, इसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो आपका मटर का पौधा है, सबसे पहली बात एक वर्षीय होता है, दूसरी बात ये शाकीय होता है, और जो एक वर्षीय और शाकीय पौधे होते हैं ये जल्दी से उग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने देखा कि वर्ष में 2 बार भी इसे उगाया जा सकता है, यानी एक बार लगाया तो ये सूख गया तो हम इसे डबल से भी लगा सकते हैं और ये उग जाएगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने देखा कि पौधे में स्पष्ट एवं विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जिससे कि आसानी से वर्गों में बांटना आसान होता है उनके लिए। जैसे कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हमें अलग अलग वर्गों में बांटना है और उसके थ्रू हम आसानी से बांट सकते हैं जब किसी चीज में अलग अलग लक्षण है। तो मटर का जो पौधा है उसमें विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए उन्होंने एक ये भी कारण था कि मटर का पौधा चुना था। ठीक है, इसके बाद कुछ और कारण थे, जैसे कि इसके जो पुष्प होते हैं वो तितलीकार होते हैं और द्विलिंगी होते हैं, इससे भी उन्हें काफी ज्यादा हेल्प मिली। इसके बाद मटर के पौधे में जो संकरण, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, उससे प्राप्त जो संतानें होती हैं उनमें फर्टाइल अर्थात जो जनन की क्षमता होती है वो भी अच्छी खासी होती है, इसीलिए भी उन्होंने मटर का पौधा चुना था। इसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो मटर का पौधा है इसमें अधिक फल एवं फूल लगते हैं, जिससे कि बीज को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था मटर के पौधे को चुनने का। ठीक है, देन इसके बाद उन्होंने देखा कि मटर के पौधे अनेक शुद्ध प्रजनन किस्में जो है वो इसकी देखने को मिलती हैं, और ये भी काफी बड़ा कारण है क्योंकि काफी सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिसकी शुद्ध किस्में नहीं पाई जाती। प्रजनन से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, ब्रीडिंग से रिलेटेड तो बहुत ही कम आपकी जो है वो किस्में पौधे की मिलती हैं। इस सिचुएशन में यदि मटर के पौधे को देखा जाए तो इसकी जो शुद्धता होती है प्रजनन किस्मों की वो काफी अच्छी होती है, इसलिए उन्होंने मटर का पौधा चुना। तो ये सारे के सारे कारण थे मटर के पौधे को चुनने के। ठीक है, इन सारे कारणों को उन्होंने देखा, देन इसके बाद अपना एक्सपेरिमेंट किया मटर के पौधे को लेकर। ठीक है, पूरा का पूरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लगभग 6 से 7 साल का उनको जो है वो इस एक्सपेरिमेंट में, पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में टाइम लगा था। ठीक है, तो ये सारे कारण थे, 6 से 7 कारण मैंने आपको बताए। इन सभी कारणों की वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है और 4 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया गया, इसके 5 से 6 कारण बताइए। ठीक है, तो आप इनको लिख दीजिएगा, सारे मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मेंडल की सफलताओं के मुख्य कारण अब हम देख लेते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन मैंने देखा प्रीवियस ईयर पूछा गया था। तो जो मेंडल थे ये सक्सेस हुए थे, तो इनकी सफलता के पीछे, इनकी सक्सेस के पीछे क्या कारण थे, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मेंडल की जो सफलता है इसके निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण था कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। जब प्रत्येक लक्षण का व्यवहार निश्चित हो गया था तो उन्होंने 2 लक्षणों को साथ साथ अध्ययन किया। देन इसके बाद दोनों का अच्छी तरह से हो गया था, इसके बाद 3 लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल क्या करते थे, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते थे। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया और उसका यदि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो काफी सारे लोग उस एक्सपेरिमेंट को अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन मेंडल क्या करते थे, पहले एक लक्षण का अध्ययन करते थे, जब वो एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता था तब वो दूसरे एक्सपेरिमेंट को उठाते थे। इसके बाद वो क्या करते थे, 2 लक्षणों का अध्ययन करते थे,
जब वो 2 लक्षणों का अध्ययन पूरा हो जाता था, इसके बाद वो 3 लक्षणों का अध्ययन करते थे। इस टाइप से मेंडल जो है वो लक्षणों का अध्ययन करते थे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था उनकी सफलता के पीछे। देन इसके बाद दूसरा कारण था कि प्रत्येक पीढ़ी में किसी भी लक्षण के दोनों विरोधी रूपों वाले पौधों को अलग अलग तथा सही गणना करना। यदि आप किसी भी पौधे की गणना ही सही नहीं करोगे तो आपके रिजल्ट भी सही नहीं आएंगे। तो उनका एक मेन कारण क्या था कि जो विरोधी लक्षण वाले पौधे थे उनको अलग अलग और उनकी जो सही गणना है वो कर लेते थे। ठीक है, तो ये 2 कारण हुए उनकी सफलता के। इसके बाद एक और कारण था उनकी सफलता का, क्या कि अध्ययन के लिए चुने गए प्रत्येक लक्षणों के केवल 2 स्पष्ट और विरोधी रूप होना, जिससे कि आसानी से एक दूसरे से उनको जो है वो पहचाना जा सके। क्या होता था कि जो उनके प्रत्येक लक्षण थे अलग अलग होते थे, पौधों के जो लक्षण है वो अलग अलग होते थे, क्योंकि उन्होंने पौधा ही मटर का लिया था और मैंने आपको बताया मटर के पौधे में कितने सारे लक्षण होते हैं। तो अलग अलग लक्षणों के कारण वो जो है वो पौधे की किस्मों को आसानी से पहचान लेते थे। ठीक है, तो ये भी उनका एक सफलता का कारण बना था। देन इसके बाद प्रत्येक पीढ़ी में किसी भी लक्षण के दोनों विरोधी रूपों वाले पौधों को अलग अलग तथा उनकी सही गणना करना, जैसा कि मैंने आपको बताया। देन इसके बाद 5th कारण था उनकी सफलता का कि मेंडल ने अपने उद्यान में मटर की टोटल 34 किस्में उगाई, 34 किस्में उगाई, जिसमें कि उन्होंने 22 किस्मों को अपने प्रयोग के लिए चुना था। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने क्या किया था, अपने उद्यान में 34 किस्मों को उगाया था और लगभग 22 किस्मों पर प्रयोग किए थे, तब जाकर वो कहीं ना कहीं सफल हुए थे। वरना नॉर्मली लोग बाग क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 एक्सपेरिमेंट करते हैं और बस छोड़ देते हैं, लेकिन मेंडल ने 34 किस्मों को तो अपने उद्यान में उगाया ही उगाया था। इसके बाद 22 किस्मों पर उन्होंने जो है वो अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये 5 कारण थे मेंडल की सफलता की ओर। ये 5 कारणों की वजह से मेंडल जो है वो सफल हुए थे। इसके बाद कुछ और कारण भी दिए गए हैं आपकी बुक्स में, जो कि मेंडल के लक से रिलेटेड है। मेंडल काफी भाग्यशाली भी थे, इसीलिए वो सफल हुए थे। तो वो सभी कारण मैंने आपको नहीं बताए हैं। यदि आपके एग्जाम में मेंडल की सफलता, मेंडल की सक्सेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो आप इन 5 पॉइंट को लिखाइएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 मेन कारण थे मेंडल की सफलता के। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका मेंडल की आनुवांशिकता के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है और डायरेक्ट आपका यहाँ से जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको तीनों ही नियम को बताऊंगी। मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किए थे। सबसे पहला था प्रभाविता का नियम, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद दूसरा था पृथक्करण का नियम, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रेशन। तीसरा है स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 नियम जो है वो मेंडल ने अपने प्रस्तुत किए थे। ये तीनों के तीनों नियम जो है वो आपके विभिन्नताओं पर ही आधारित है। ठीक है, इनहेरिटेंस पर ही आधारित है। इनमें जो आपका पहला और दूसरा नियम है वो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, अर्थात एक संकर लक्षण पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर द्विसंकर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद जो उनका तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस अर्थात द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो है वो 3 नियम मेंडल ने प्रस्तुत किए थे। चलिए अब हम देख लेते हैं। इन तीनों को समझाने से पहले मैं आपको मेंडल की थोड़ी सी थ्योरी बता देती हूँ, इसके बाद आपको ये जो है वो नियम क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, मेंडल के प्रयोग का कारण क्या था। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण एक फैक्टर, एक कारक के द्वारा होता है, परंतु इस कारक का पूर्ण वर्णन उन्होंने नहीं किया था। मेंडल ने ये कहा था कि लक्षणों का जो ट्रांसफर होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है और इसका जो कारण है वो एक फैक्टर होता है, एक कारक होता है। लेकिन इस कारक को उन्होंने डिटेल से नहीं बताया था कि ये जो कारक होता है ये होता क्या है। तो इस कारण को बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जो कि हैं जॉनसन साइंटिस्ट। इन्होंने बताया था 1857 के आसपास, कहा था कि ये
ये जो लक्षणों को ट्रांसफर करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ये जीन कहलाते हैं। ये जो जीन होते हैं यही जो है वो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते हैं। जीन हमेशा जोड़ों में होते हैं, ऐसा जॉनसन ने कहा था, और यही जो है वो लक्षण को बनाते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मेंडल ने इतना कहा था कि लक्षणों का ट्रांसफर पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, जो कि एक फैक्टर, एक कारक के द्वारा होता है, लेकिन इस कारक के बारे में उन्होंने डिटेल से नहीं बताया था। फिर इसके बाद आए थे 1857 के अकॉर्डिंग जॉनसन साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो फैक्टर होता है ये फैक्टर जीन होता है। इस जीन की वजह से जो है वो लक्षण बनते हैं, और ये जो जीन होते हैं ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। यही जीन जो है वो लक्षण बनाते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस जीन के द्वारा ही लक्षणों का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये बना पॉइंट मेंडल के जो है वो प्रयोग का। इसके आधार पर मेंडल ने क्या किया, 7 जो है वो लक्षण, 7 जो विपर्यायी लक्षण है उन पर कार्य किया। कौन कौन से लक्षण है बताऊंगी मैं आपको आगे। 7 विपर्यायी लक्षणों पर कार्य किया, जिसमें उन्होंने मटर की 15 पौधों की किस्मों का उपयोग किया। ठीक है, तो कौन कौन से 7 जो है वो विपर्यायी लक्षण थे मेंडल ने अपने प्रयोग किए। 7 विपर्यायी लक्षण, सबसे पहला था पौधे की ऊंचाई, दूसरा था आपका पुष्प का रंग, तीसरा था पुष्प की स्थिति, चौथा था आपका बीज का आकार, देन इसके बाद बीज का रंग, फली का आकार और फली का रंग। ये 7 जो है वो लक्षण थे, ये 7 विपर्यायी लक्षण थे। इन्हीं को लेकर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, इसमें से उन्होंने कहा कि यही जो पौधे, पुष्प, बीज और फली होती हैं, इन्हीं में लक्षण प्रभावी होते हैं और अप्रभावी होते हैं। उन्होंने बताया कि जब पौधे की ऊंचाई यदि लंबा होगा पौधा तो उसका वो प्रभावी लक्षण होगा, और यदि पौधा बौना होगा तो वो उसका अप्रभावी लक्षण होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रभावी लक्षण होता है उसे कैपिटल टी से या कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका अप्रभावी लक्षण होता है उसे स्मॉल लेटर से या स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान से सुनते जाइएगा, ये सारे के सारे पॉइंट आपके जो है वो इसके आने वाले नियम से रिलेटेड है। ठीक है, देन इसके बाद इन्होंने कहा कि जो पुष्प का रंग है यदि बैंगनी और लाल होगा तो वो प्रभावी होगा, और यदि पुष्प का रंग सफेद हुआ तो वो अप्रभावी होगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा पुष्प की स्थिति यदि अक्षीय हुई तो वो प्रभावी होगी, और अंत्यस्थ हुई तो वो अप्रभावी होगी। इसके बाद इन्होंने कहा बीज का आकार यदि पीला हुआ तो वो प्रभावी होगा, और यदि हरा हुआ तो वो अप्रभावी होगा। बीज का रंग यदि गोल हुआ तो वो प्रभावी होगा, और यदि झुर्रीदार हुआ तो वो अप्रभावी होगा। इसी प्रकार से उन्होंने फली के बारे में भी कहा कि ये जो फली है इसका आकार यदि फूला हुआ तो आपकी जो फली होगी वो क्या होगी, प्रभावी होगी, और यदि मुरझाई हुई तो वो आपकी अप्रभावी होगी। देन इसके बाद फली का रंग यदि हरा होगा तो वो प्रभावी होगा, और यदि पीला होगा तो वो अप्रभावी होगा। ये आपको आगे पता पड़ेगा जब हम इसके नियम पढ़ेंगे, प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। ठीक है, तो इस टाइप से मेंडल ने जो है वो 7 विपर्यायी लक्षणों पर अपना अध्ययन किया, देन अपने 3 नियम जो है वो प्रस्तुत किए। अब हम देखते हैं एक एक करके नियमों के बारे में। याद रखिएगा, प्रभावी लक्षण को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और अप्रभावी लक्षण को हमेशा स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए कौन कौन से पौधे में लक्षण होते हैं वो अप्रभावी होते हैं, और कौन कौन से पौधे में लक्षण होते हैं वो प्रभावी होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मेंडल के लॉ। तो सबसे पहला लॉ है प्रभाविता का नियम, अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस। ध्यान से सुनते जाइएगा क्या कहा प्रभाविता के नियम के अंतर्गत। जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों का ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही मिलता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए, एक लाल और एक सफेद 2 फूल लिए, दोनों का क्रॉस कराया यहाँ पर, तो आपकी जो F1 पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है, इसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण मिला। उदाहरण सुनिए, अब जब मटर का एक लाल फूल वाला पौधा और एक सफेद फूल वाला पौधे से क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होती है
वो केवल लाल पुष्प वाली ही होती है। ठीक है, इसमें लाल रंग जो है वो प्रभावी और सफेद रंग जो है वो अप्रभावी होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, पौधे के अंतर्गत जो पुष्प का रंग होगा वो बैंगनी और लाल हुआ तो वो प्रभावी होगा, और यदि सफेद हुआ तो वो अप्रभावी होगा। तो यही कहा गया है। प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, जब हम दो, एक लाल और एक सफेद पुष्प का क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में हमेशा जो है वो प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। प्रथम पीढ़ी को जो है वो F1 पीढ़ी भी कहते हैं। इसमें प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। लाल और सफेद में प्रभावी कौन हुआ, लाल प्रभावी हुआ, तो लाल जो है वो लक्षण प्रकट होता है प्रथम पीढ़ी में, और सफेद जो लक्षण है वो अप्रभावी है, इसलिए प्रकट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा F1 पीढ़ी के पौधे 100% लाल। ठीक है, तो ये है मेंडल का प्रथम लॉ, जो कि ये आपका प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों का ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। यहाँ पर लाल जो है वो प्रभावी रंग है जो कि प्रकट हुआ। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं आगे एक और एग्जाम्पल इसी के नियम से रिलेटेड है। जब मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही उगते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए आप, ये है लंबा पौधा जो कि लाल है और यह है बौना पौधा जो कि सफेद है। जब यहाँ पर इनका क्रॉस कराया तो लाल कलर का पौधा जो है वो बना, जो कि प्रभावी है। तो इसी को कहते हैं क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और मैंने आपको कहा था ये जो है वो एक संकर संकरण है, अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही लक्षण हमेशा दिखाई देता है, जो कि प्रभावी होता है वही दिखाई देता है। देख सकते हैं आप, लाल कलर का फ्लावर्ड प्लांट दिखाई दिया, क्यों, क्योंकि लाल कलर का जो प्लांट है अर्थात लाल कलर जो है वो प्रभावी है, इसीलिए। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है, एक संकर क्रॉस। तो यहाँ पे लास्ट में आपको एक ही लक्षण दिखाई दिया जो कि प्रभावी था। ठीक है, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये तो हुआ पहला जो कि है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम देखते हैं सेकंड नियम। सेकंड नियम है आपका पृथक्करण का नियम, अर्थात लॉ ऑफ सेग्रेशन। इसके अंतर्गत कहा गया है, इस नियम के अनुसार जब मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत आनुवांशिक लक्षणों के बीच क्रॉस कराया था तो प्रथम पीढ़ी में उन्हें प्रभावी लक्षण दिखाई दिया था। जैसा कि हमने फर्स्ट लॉ में देखा कि जब हमने एक जोड़ी विपरीत लक्षण का क्रॉस कराया था तो हमें F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई दिया था, लेकिन प्रथम पीढ़ी में दोनों प्रकार के लक्षण R और R, कैपिटल R और स्मॉल r, प्रभावी और अप्रभावी उपस्थित थे। कैपिटल R और स्मॉल r उपस्थित थे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r दोनों उपस्थित हैं, प्रभावी और अप्रभावी दोनों उपस्थित हैं, लेकिन I कौन से, प्रभावी वाला अर्थात लाल कलर का, लेकिन उपस्थित दोनों हैं, प्रभावी और अप्रभावी। तो आगे चल के जब पृथक्करण अर्थात लॉ ऑफ सेग्रेशन सेकंड लॉ के अंतर्गत इन दोनों प्रभावी और अप्रभावी के मध्य सेल्फ क्रॉस कराया तो इस सेल्फ क्रॉस में क्या हुआ, एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए ये अलग अलग हो गए। यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल में, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, जब इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया था तो प्रथम पीढ़ी में हमें जो है वो प्रभावी दिखाई दिया था, अर्थात लाल कलर का दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ पे दोनों है प्रभावी और अप्रभावी। आएंगे तो दोनों, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो यहाँ पे दोनों है, कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t दोनों है। लेकिन जब सेकंड नियम के अंतर्गत हमने यहाँ पर इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया कैपिटल T और स्मॉल t के अंतर्गत, तो क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए आगे की ओर बढ़े और इन्होंने जो है वो चार प्रकार के कैरेक्टर दर्शाए। कौन कौन से, लंबे पौधे, लंबे पौधे, लंबे पौधे और बौने पौधे, जिसमें तीन प्रकार के आपके लंबे पौधे थे और एक प्रकार का आपका बौना पौधा था, और इनका जो अनुपात आया था, जीन प्रारूप का अनुपात, वो आया था आपका 1:2:1। ये आपका काफी बार पूछा जाता है, पृथक्करण के नियम के अंतर्गत पौधों का अनुपात क्या रहता है, तो जो जीन का प्रारूप का अनुपात रहता है वो रहता है आपका 1:2:1, और जो लक्षणों का अनुपात होता है
जीन के जो लक्षण, कैसे लक्षण थे पौधे के, तो वो रहता है आपका 3:1। 3:1 कैसे? 3 टाइप के लंबे पौधे प्राप्त हुए थे और 1 टाइप का बौना पौधा प्राप्त हुआ था, जैसा कि आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा है। तो ये होता है लक्षण प्रारूप का अनुपात। ठीक है, तो यही कहा गया है, जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त प्रभावी और अप्रभावी दोनों के मध्य सेल्फ क्रॉस अर्थात स्व पॉलिनाइजेशन हम कराते हैं, सेल्फ क्रॉस कराते हैं, तो इसके बाद क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को बिना प्रभावित किए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और इनका कुछ अनुपात जो है वो 1:2:1 प्राप्त होता है जीन का। ठीक है, इसको मैं आपको एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। प्रथम पीढ़ी में फर्स्ट लॉ में हमने क्या किया था, लंबा पौधा लिया था, बौना पौधा लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हमने इनका क्रॉस कराया था तो यहाँ पे हमारा लंबा पौधा प्राप्त हुआ था। उस लंबे पौधे में, लंबा पौधा तो हालांकि प्रभावी था, लेकिन उसमें कैरेक्टर दोनों के थे, लंबे के और बौनों के। तो फिर हमने क्या किया, सेकंड लॉ में इन दोनों के मध्य जो है वो स्व पॉलिनाइजेशन अर्थात स्व परागण कराया। तो हमें क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे दिखे। सबसे पहला तो हमें लंबा पौधा दिखा, दूसरा भी हमें लंबा पौधा दिखा, तीसरा भी हमें लंबा पौधा दिखा और चौथा हमें बौना पौधा दिखा। इसीलिए इनका जो अनुपात है वो क्या प्राप्त हुआ, हमें जीन का अनुपात वो हमें प्राप्त हुआ 1:2:1। ठीक है, लेकिन इनके लक्षणों का अनुपात हमें क्या प्राप्त हुआ, इनके लक्षणों का अनुपात हमें प्राप्त हुआ 3:1, क्योंकि 3 प्रकार के हमें लंबे पौधे दिखे थे और 1 प्रकार का हमें बौना पौधा दिखा था। ठीक है, तो इस टाइप से इनका परसेंटेज था। 25% आपके लंबे पौधे थे, 50% आपके संकर लंबे पौधे थे और 25% आपके जो है वो बौने पौधे थे। ठीक है, अनुपात जैसा कि मैंने आपको बताया 1:2:1 और यही की यही पूरी इस थ्योरी के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब मैं आपको इसकी पीपीटी प्रोवाइड करूंगी तो वहां पर आप इसको जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसको जो है वो युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्यों कहा जाता है, इसमें जो है वो पौधे जो होते हैं वो एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपका पृथक्करण का नियम, और इसे जो है वो युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुए इसके दोनों के दोनों नियम। सबसे पहला मैंने आपको बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके बाद मैंने आपको बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम थर्ड देख लेते हैं, जो कि आपका स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। इसको जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत कहा गया है, जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, वहां पर हम केवल और केवल 2 पौधे ले रहे थे, लेकिन थर्ड लॉ में क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक पौधे हम ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 से अधिक पौधे ले रहे हैं। वहां पर फर्स्ट और सेकंड लॉ में केवल और केवल हम 2 पौधे ले रहे थे, इसीलिए लास्ट में हमें एक प्रकार का केवल प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा था। ठीक है, बाकी जो पहले और दूसरा मैंने आपको लॉ बताया वो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि वहां पर केवल और केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। लेकिन जो आपका थर्ड लॉ है स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम, यहाँ पर आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागतिकी स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागतिकी दूसरे लक्षण की वंशागतिकी को प्रभावित नहीं करती है, एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का वंशागतिकी स्वतंत्र रूप से होती है। इसीलिए इसे जो है वो स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम कहते हैं। इसे द्विसंकर संकरण प्रयोग द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। क्या होता है कि इस नियम को मैं आसानी से बता देती हूँ। जब हम 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षण वाले पौधे लेते हैं और उनके मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो लक्षण जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उनकी जो वंशागतिकी होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है और सेपरेट तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों की वंशागतिकी होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है, इसीलिए इसको जो है वो स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम कहा जाता है।
ठीक है, चलिए अब हम इसे जो है वो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दिया गया है गोल तथा पीले बीज वाले। गोल और पीले को हमने प्रदर्शित किया है कैपिटल आर आर और कैपिटल बाय बाय से। वहीं दूसरी तरफ हमने लिया हुआ है झुर्रीदार और हरा बीज, इसको हमने प्रदर्शित किया है स्मॉल आर आर और स्मॉल बाय बाय से। ठीक है, अब हमने क्या किया, कैपिटल आर आर वाई वाई को और स्मॉल आर आर वाई वाई को, इन दोनों के मध्य हमने क्रॉस करा दिया। तो क्रॉस कराने से क्या हुआ, पहली पीढ़ी में प्रभाविता के नियम के अनुसार सभी प्रभावी लक्षण प्रकट हुए। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट हुए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सभी पौधे गोल तथा पीले बीज वाले पैदा हुए। देन इसके बाद F2 पीढ़ी आई, लेकिन जब उन्होंने पहली पीढ़ी से प्राप्त बीजों के पौधों के मध्य संकुरण कराया तो 4 प्रकार के बीज हमें प्राप्त हुए। 4 प्रकार के बीज हमें प्राप्त हुए, इसीलिए हम इसे जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यहाँ पर समझिएगा, हमने लिया था कैपिटल आर आर बाय बाय जो कि आपके गोल तथा पीले बीज। ठीक, इसके बाद हमने लिया था दूसरी तरफ झुर्रीदार तथा हरे बीज, जिसे हमने प्रदर्शित किया था स्मॉल आर आर और स्मॉल बाय बाय से। ठीक है, हमने इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद हमें गोल और पीले बीज प्राप्त हुए जो कि प्रभावी हैं, जो कि हमें फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग प्राप्त हुए। तो फिर हमने क्या किया, इनके मध्य डबल से क्रॉस करा दिया। इनके मध्य जब हमने डबल से क्रॉस कराया, गोल तथा पीले बीज अर्थात कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाय स्मॉल बाय, इनके मध्य जब हमने क्रॉस कराया अर्थात स्वपरागण सेल्फ पॉलिनाइजेशन कराया, सेल्फ क्रॉस कराया, तो हमें 4 प्रकार के बीज अर्थात 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। कौन कौन से, सबसे पहले हमें प्राप्त हुए गोल और पीले बीज जो कि हमें 9 प्राप्त हुए। देन इसके बाद हमें गोल और हरे बीज जो कि हमें 3 प्राप्त हुए। देन इसके बाद हमें झुर्रीदार और पीले बीज जो कि हमें 3 प्राप्त हुए। देन इसके बाद झुर्रीदार और हरे बीज जो कि हमें 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इनका अनुपात बना 9:3:3:1। तो इस टाइप का अनुपात हमें प्राप्त हुआ था थर्ड लॉ स्वतंत्र अवव्यूहन के नियम के अंतर्गत, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा आप, स्वतंत्र अवव्यूहन का जो नियम है इसमें आपको 9:3:3:1 के अनुपात में पौधों के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं या पौधों के जो बीज हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल। मैंने आपको तीनों ही लॉ को बहुत ही ज़्यादा बेसिक से बताया। ये जो पीपीटी है पूरी की पूरी मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारे के सारे एज इट इज़ आपको फोटो समेत मिलेगी पीपीटी में सब कुछ, तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसके बाद मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंतर्गत जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आपको एक के बाद एक प्रोवाइड करूंगी इजी एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स के साथ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।